हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। दोस्तों, एनाटमी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आज हम बात करेंगे शरीर षडंगकों के बारे में। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर से हमेशा यही एक वर्ड जो है पहली दूसरी क्लास में ही सुन लेते हैं कि हमारी बॉडी को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 बाहु मतलब अपर लिम्ब होते हैं, 2 शक्ति लोअर लिम्ब होते हैं, शिरोग्रीवा हेड और नेक रीजन है, और अंतरादि मतलब मध्य शरीर है। इस तरीके से उन्होंने 4 जो है वो बाहु और शक्ति और शिर ग्रीवा और अंतरादि टोटल 6 अंग बताए हैं शरीर के, जिसे हम षडंग के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से आचार्य चरक ने प्रत्यंगों का जो वर्णन किया है, ठीक है, वो प्रत्यंग कितने बताए हैं? 56 बताए हैं। ठीक है, 56 प्रत्यंगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग षडंगों की क्या परिभाषा है? इन्होंने कहा है शाखाएं जो हैं 4 होती हैं, सेम ही चीजें हैं, सिर्फ वर्ड जो है अगर आपसे कोई पूछे कि षडंग के अंदर 2 बाहु किन्होंने मानी है, तो फिर आचार्य चरक का आंसर जो है वो सही जाएगा। इन्होंने सीधा ही लिखा है शाखा चतुश्रय मध्य शरीर है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मध्य शरीर है और एक शिर मानना है। ग्रीवा शिर ग्रीवा कंबाइन एक ही वर्ड के अंदर लिया है, शिर वर्ड के अंदर। और टोटल प्रत्यंग जो बताए हैं वो 56 प्रत्यंग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। 56 प्रत्यंगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग शरीर को 8 अंगों में बांटा जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने अलग अलग किया है कि हेड होना चाहिए, नेक होना चाहिए और अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के बाद वक्ष रीजन, थोरेसिक रीजन है, उदर भाग है, एब्डोमिनल रीजन है, पार्श्व मतलब लेटरल रीजन है, और पृष्ठवंश मतलब वर्टिब्रल कॉलम या रीजन ऑफ बैक है। ठीक है, और आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग 87 प्रत्यंग जो है वो बतलाए गए हैं। तो ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि षडंग जो है वो 2 लोगों ने ही माना है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। और उसमें भी जो स्पेसिफिक वर्ड है, आचार्य सुश्रुत ने लिम्स के लिए शाखा वर्ड का यूज किया है, और चरक ने डिफ्रेंशिएट किया है, जहाँ अपर लिम्ब को बाहु और लोअर लिम्ब को शक्ति के नाम से बताया है। प्रत्यंग जो है वो 56 और 61 है। जो ज्यादा है प्रत्यंग वो आचार्य सुश्रुत के हैं। ठीक है, उसके बाद कोष्ठांग की अगर बात करते हैं तो आचार्य चरक ने जो कोष्ठांग माने हैं वो कितने हैं? 15 कोष्ठांग माने हैं। 15 में इन्होंने जैसे आमाशय, पक्वाशय, श्रोत्रांत, स्थूलांत्र, पुरीषाधार, उत्तर गुद, अधर गुद, यकृत, क्लोम, हृदय, प्लीहा, नाभि, वृक्क, वस्ति, वपावहन, ये सब माना है। अब अगर आप थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर, तो आप समझ पाएंगे कि थोरेसिक रीजन से इन्होंने किस ऑर्गन को लिया है। हम जो मॉडर्न एनाटॉमी जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर याद करने की कोशिश करें तो थोरेसिक रीजन से हार्ट हमारे पास है। बाकी जितने ऑर्गन्स आपको याद आते हैं वो सब के सब आप एब्डोमेन के लिख दीजिए। जैसे आमाशय है तो शुरू ही करना है हमें स्टमक से, देन हम पक्वाशय पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, पुरीषाधार, रेक्टम। ठीक है, उत्तर गुद, अधर गुद, फिर अगर पुरीषाधार को सिग्मोइड कोलोन कहेंगे तो उत्तर गुद को हम रेक्टम कह सकते हैं, अधर गुद को हम एनल कैनाल कह सकते हैं, यकृत को लीवर कह सकते हैं, क्लोन को पेनक्रियाज से माना जा सकता है। ठीक है, प्लीहा मतलब स्प्लीन हो सकता है, नाभि मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड है, वृक्क किडनी हो सकती हैं, बस्ती ब्लैडर, और बफा वहन को हम मोमेंटम मानते हैं। तो एक जो बड़ा कंफ्यूजन है जहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कई बार बच्चे कि पक्वाशय को फिर क्या कहना चाहिए। ठीक है, कोष्ठांग के अंदर ये स्पेसिफिक क्या है? तो ये एक डिटेल जो है रिसर्च वर्क है, इस पर फिलहाल हम बात नहीं करके सिर्फ याद रखें कि हमने आमाशय, पक्वाशय, ठीक है, और फिर शुद्रांत्र, स्थूलांत्र, पुरीषाधार, उत्तर गुद, अधर गुद, यकृत, क्लोम, हृदय, प्लीहा, नाभि, वृक्क, वस्ति और वपावहन ये माना है। ठीक है, और हृदय जो है वो स्पेसिफिक है। अगर आपने सिर्फ इसको याद रख लिया कि थोरैक्स से हमारे पास सिर्फ एक ऑर्गन है, वो है हृदय, तो आप इसको बिल्कुल राइट टिक करके आएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक बात है पक्वाशय की, अगर आपको याद ही रखना है तो फिर आप जैसे स्टमक बोलते हैं तो स्टमक की जस्ट बात जो है वो
ड्यूडेनम आ जाता है तो आप पक्वाशय को ड्यूडेनम कहें। ठीक है, रीजन मेरी तरफ से इसका रीजन फिलहाल यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन या अन्न का जो पाचन है वो वहीं हो सकता है ड्यूडेनम में। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट डाइजेशन का जो है वो वहीं पूरा होता है, इसलिए हमें इसे ड्यूडेनम मानना चाहिए। उसके बाद क्षुद्रांत्र है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेजुनम मीलियम आ जाते हैं। स्थूलांत्र के पार्ट जैसे सीकम है या असेंडिंग कोलोन है, कोलोन का पार्ट स्थूलांत्र में आ जाता है। पुरीशाधार को सुगमॉइड कोलोन कह सकते हैं। उत्तर गुद जो है वो हमारे रेक्टम और एनल कैनाल में आ जाते हैं। ये बात हमें यहाँ याद रखनी है कि फुफ्फुस को मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे 3 ही ऑर्गन हैं, 2 हमारे लिम्स हैं, सॉरी लंग्स हैं, और तीसरा हमारा जो है वो हार्ट है। लेकिन फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना गया है, आचार्य चरक ने लंग्स को कोष्ठांग में नहीं माना है। और क्लोम का वर्णन बृहत्त्रयी में केवल चरक ने ही किया है, बाकी क्लोम वर्ड जो है वो आचार्य चरक के अलावा किसी ने यूज़ नहीं किया है। सुश्रुत ने कोष्ठांग की संख्या 8 बताई है, तो उन्होंने क्या कहा है, आम का स्थान आमाशय है, अग्नि स्थान, ठीक है, अग्नाशय, पक्वाशय, ठीक है, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, फुफ्फुस और उंडी उंडूप, ये जो है इन्होंने नाम बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, थोरेसिक कैविटी के तीनों ही ऑर्गन्स को इन्होंने मान लिया है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के तीनों ऑर्गन्स मतलब फुफ्फुस या लंग्स जो हैं वो भी और हृदय भी, और उसके अलावा जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सब हमारे एब्डोमेन के हैं। तो बेसिक कोष्ठांग क्या है, अंग की आप बात करें या कोष्ठांग की आप बात करें तो कोष्ठ स्पेसिफिक हमारे पास जो स्पेस है एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को ही बोलते हैं। और वहाँ के ऑर्गन्स का नाम लिखना हिंदी में मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ आपको एक पल के लिए सोचना है कि क्या क्या ऑर्गन्स वहाँ पर होते हैं और उनका हिंदी में नाम लिख देना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी इसको। आचार्य वाग्भट ने जो है 8 कोष्ठांग माने हैं। उन्होंने यकृत, प्लीहा, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, वस्ती, आंत्र और उंडूक सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जहाँ इन्होंने रुधिर स्थान लिखा है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर इन्होंने यकृत और प्लीहा को अलग कर दिया। उसके बाद हम संख्या शरीर की बात करते हैं, तो संख्या शरीर में स्पेसिफिकली काउंटिंग्स आती हैं। तो काउंटिंग्स याद करना आसान भी है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी है। तो आप बहुत ध्यान से समझें कि त्वचा, कला, धातु और सेवनी, ये सारी कितनी हैं, 7। त्वचा, कला, धातु और सेवनी, ये कितनी होती हैं, 7 है काउंटिंग में। ठीक है, आशय जो है वो हमारे 7 बताए हैं जो कि पुरुषों के अंदर हैं। स्त्रियों में 8वां जो अलग से आशय है वो गर्भाशय होता है। और आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग स्त्रियों में 10 आशय होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अलग से क्या स्पेसिफाई किया है, उन्होंने 2 स्तनाशय और 1 गर्भाशय, ये टोटल काउंट किए हैं। ठीक है, तो स्तनाशय का वर्णन सबसे पहले कहाँ आया है वो आचार्य शारंगधर ने ही मेंशन किया है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग आशयों की संख्या क्या होती है, तो वो 10 है। ठीक है, जिसमें स्तनाशय और गर्भाशय दोनों ही आते हैं। इसके बाद धमनी जो है, धमनी कितनी है, वो 24 है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और 200 जो है वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अगर आचार्य को स्पेसिफाई नहीं किया है और डायरेक्ट पूछा है कि धमनियों की संख्या बताएं और उसमें 200 भी है और 24 भी है, तो 24 राइट आंसर होगा। आचार्य सुश्रुत को शरीर के मामले में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो 24 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद स्रोतस जो है वो बहिर्मुख स्रोतस जो बताए हैं 9 पुरुषों में होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स जितनी भी हैं वो अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं, जिसमें नासिका रंध्र, रंध्र वर्ड एक जरूर आएगा यहाँ पर। रंध्र शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो बहिर्मुख स्रोतस के लिए ही प्रयोग हुआ है, रंध्र। तो नासा रंध्र पूछे जा सकते हैं, 2 होते हैं। कर्ण रंध्र जो है वो 2 होते हैं। आइज के लिए ओपनिंग वो 2 होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गुदा और मूत्र के लिए और एक एक ओपनिंग बताई है।
और मुख के लिए एक ओपनिंग है, तो टोटल 9 ओपनिंग्स हमारे पास हो जाती हैं। उसके बाद 12 जो है वो आचार्य शार्ंग 12 जो है वो स्त्रियों में बताए गए हैं बहिर्मुख स्रोतों। ये नॉर्मल है, सभी ने बताया है ऐसा, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसको भी स्पेसिफाई किया है कि बहिर्मुख स्रोत स्त्रियों में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इन्होंने अलग से क्या मेंशन किया हुआ है, वही दो स्तनाशय जो है वो बहिर्मुख स्रोतस के अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी भी ओपनिंग है स्तन्य के लिए, मिल्क इजेक्शन फीमेल्स में जो होता है, और गर्भाशय की एक अलग से ओपनिंग बताई हुई है। आचार्य शारंगधर ने फिर 13 कौन से माने हैं, तो इन्होंने जो 10वां रंध्र बताया है वो ब्रह्म रंध्र का है, जो कि सिर में कपाल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहते हैं जब भी एमसीक्यू की बात आती है। तो आचार्य शारंगधर के अनुसार स्त्रियों में आश्य की संख्या कितनी है, तो 10 होती है। स्रोतस की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, 13 होती है, ठीक है। उसके बाद योगवाही स्रोतस होते हैं, जो कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं। योगवाही स्रोतस हमारे पास कितने हैं, 22, ठीक है। 11 पेयर भी इनको कहते हैं, और इसके लिए जो वर्ड आता है युगम, ठीक है, 11 युगम स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद कंडरा कितनी है, तो 16 कंडरा, षोडश कंडरा होती हैं, जबकि आचार्य काश्यप ने इनको जो है वो 14 माना है। उसके बाद जाल जो होते हैं, जाल कितने हैं, तो जाल 16 बताए हैं। उसके बाद पूर्च जो है वो 6, षट पूर्चा, जबकि आचार्य काश्यप ने इन्हें 42 बताया है। बट मेरा प्रेफरेंस बार बार आपको यही रहेगा कि आप आचार्य सुश्रुत के द्वारा दी गई काउंटिंग को ही याद रखें, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जो कई बार पूछा जाता है वो ये कि स्रोतस की संख्या क्या है, और उसके अंदर ना ही 11 है और ना ही 22 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम 12 को मार्क करेंगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 12 जो स्रोतस हैं वो आचार्य चरक ने बताए हैं, ठीक है। अब कई बार ये सवाल आता है कि उन्होंने आर्तव स्रोतस का भी वर्णन किया है, बट वो कहाँ पर है, वो उन्होंने जहाँ योनि व्यापक के बारे में लिखा है वहाँ उन्होंने इसका वर्णन किया है 30th चैप्टर चिकित्सा स्थान में, ठीक है। तो जहाँ पर विमान स्थान में स्रोतस बताए हैं वो टोटल काउंटिंग में 12 हैं, तो 12 हमें टिक करना है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद रज्जु की जो संख्या है, ठीक है, रस्सी के समान आकृतियां जो होती हैं ये 4 होती हैं। कहाँ पाई जाएंगी, ये पृष्ठ में पाई जाती हैं। संघात कितने होते हैं, वो 14 होते हैं। सीमंत कितने होते हैं, ये भी 14 होते हैं। आंत्र, 2 आंत्र की संख्या बताई है, शुद्रांत्र और स्थूलांत्र। स्नायु कितने होते हैं, 900 होते हैं। शिराएँ कितनी होती हैं, 700 होती हैं। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है वो ये कि सिराओं को अलग अलग विभक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूल सिराएँ कितनी होती हैं, तो मूल सिराएँ हमारे पास 40 होती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए मूल वात वह सिराएँ कितनी होती हैं, तो वो 10 होती हैं। अगर मूल पित्त वह सिराओं की बात की जाएगी तो वो हमारे पास कितनी होती हैं, वो भी 10 ही होती हैं। मूल कफ वह सिराएँ वो भी 10 होती है, रक्त वह सिराएँ वो भी 10 होती हैं। और अगर इंडिपेंडेंटली वात वह कुल सिराएँ, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर के अंदर कुल वात वह सिराओं की संख्या कितनी है, तो 175 जो है वो टोटल वात वह सिराएँ होती हैं। इसी तरीके से टोटल पित्त वह सिराएँ होती हैं, और इसी तरीके से टोटल कफ वह सिराएँ भी होती हैं, ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना है। मूल सिराएँ कितनी हैं, 40 होती हैं। हर एक दोष के अकॉर्डिंग 10 होंगी, ठीक है। उसके बाद पेशी जो होती है, पेशी कितनी होती हैं, 500 जो है वो पुरुषों में बताई गई हैं, और 520 जो है वो 520 पेशियाँ स्त्रियों में बताई गई हैं। तो यहाँ पर 20 अलग से क्या है, फिर भी पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि 5-5 पेशियाँ जो है वो दोनों स्तनों में अधिक होती हैं, और 10 पेशियाँ जो है वो गर्भाशय के लिए अलग से रहती हैं, ठीक है। अस्थियाँ जो बताई हैं
300 आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं और 360 आचार्य चरक ने बताई हैं, और संधियों की संख्या जो है वो 210 आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, 200 आचार्य चरक ने बताई हैं और 381 आचार्य काश्यप ने बताई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संख्या शरीर को पूरे को याद कर लिया है। एक पेज के अंदर ये आ जाते हैं। इनको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं। मैं श्योर हूँ कि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और 2 नंबर बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।